हर खबर के अंदर छुपी एक खबर ही असल में खबर होती है और उसी पर हम अपना तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं। आज की चंद अहम खबरें कुछ यूं हैं। ट्रंप का हरमज आबनाई में फीस वसूल न करने का फैसला। क्या साबिक ईरानी सदर अहमदी निजाद गद्दार हैं? आजाद कश्मीर कालदम एक्शन कमेटी के खिलाफ ऑपरेशन। अलीमा खान अडियाला जेल की बजाय चतराल में। पीटीआई का कायमा कमेटियों में वापस आने का इंडिया और बैरिस्टर गौहर का अहम तरीन बयान। खबरों की तफसील की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम सदर ट्रंप की बात करते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि मैं आबनाए हुर्मुज़ को मैंने बंद कर दिया, उस पर मैं 20% टैक्स लूंगा। दूसरे दिन कहते हैं नहीं, मैं 20% टैक्स नहीं लूंगा, मैं उन जो भी जहाज गुजरेगा उन मुल्कों से मैं तिजारत करूंगा और तिजारत में जो मुनाफा कमाऊंगा वो 20% या उससे कमो बेश जो भी है वो टैक्स की सूरत में मेरे साथ होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि सदर ट्रंप का हर बयान वो यू टर्न का कोई बेमिसाल कारनामा होता है और हम भी कैसे लोग हैं कि सदर ट्रंप ने ये कहा, सदर ट्रंप ने वो कहा। आज उन्होंने अपने बयान की नफी कर दी, उन्होंने यू टर्न लिया, फिर उन्होंने आज समरसॉल्ट मार दी। वो अपने हर बयान पर उल्टी कलाबाजी मारना तो उनके मेरा ख्याल है दीन धर्म का हिस्सा है। और दूसरी बात कि लगता है पूरी दुनिया आबनाए हुर्मुज़ में कहीं जाकर फंस गई है। आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए तो सांस बहाल हो जाता है और अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद है तो बस फिर पूरी दुनिया का जो तनफ्फुस है ना वो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। क्या साबिक ईरानी सदर अहमद निजाद वो क्या कहते हैं गद्दार है? अच्छा, ये बात कहां से चली है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मजमून लिखा है जिसमें कहा गया है कि अहमदी निजाद ने हंगरी में CIA और मुसाद के लोगों से वो मिलते रहे हैं और ये वो वहां जो गेम प्लान बनता रहा है उसका हिस्सा है। गेम प्लान क्या था कि जब इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करेंगे तो उस वक्त जो रिजीम चेंज होगी अनाने हुकूमत कौन संभालेगा? अहमदी निजाद। ये था गेम प्लान। अब एक बड़ा जबरदस्त मजमून लिखा है जनरल रिटायर्ड सईद साहब ने। उन्होंने अपने मजमून में तबसरा किया है और उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि पासदाराने इनकलाब की इजाजत से ही वो CIA और मोसाद के लीडरों को मिले हों। ठीक है, क्योंकि अगर पासदाराने इनकलाब की आशीर्वाद उनके साथ शामिल ना होती तो वो वापस ईरान कैसे आ सकते थे? ये अजीबोगरीब बात है कि अहमदी निजाद उनसे मिलते भी रहे, फिर वो ईरान वापस भी आ गए और पासदाराने इनकलाब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। क्यों भाई? वो क्या इतने पॉपुलर थे ईरान में कि पासदाराने इनकलाब उन्हें फांसी नहीं दे सकते थे? उनकी नजर में तो हर गद्दार की सजाए मौत है और फांसी है। इसलिए ये मुझे जो जनरल रिटायर्ड सईद साहब का जो मजमून है वो करीने क्यास लगता है। अगर वो पासदाराने इनकलाब की आशीर्वाद के बगैर मिले होते तो नंबर एक वो ईरान वापस ही ना आते और अगर आ ही जाते तो नजरबंद नहीं, सीधी सीधी फांसी उनके मुकद्दर में लिख दी जाती। ये है सदर अहमदी निजाद का मुस्तकबिल। इसलिए हम पता नहीं ये खिताब बददुआया है क्या है, हम हर किसी पर वो गद्दार का लेबल लगा देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का बयान अपनी जगह पर, लेकिन जो हालात और वाकयात है ना और जो इस वक्त टेंशन चल रही है, पूरा मुल्क उथल पुथल है ईरान, वहां अहमदी निजाद जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं गद्दार के लिए जगह ना होती, अब तक फांसी घाट सज चुका होता और उनके गले में
फंदा फिट हो चुका होता। ये और बात है कि वो मुहावजों के साथ आए शहीद अली खामनाई के जनाजे में, लेकिन एक बात तय है कि इस पर अभी बहुत सोचने की, गौर व खौज करने की जरूरत है। जनरल रिटायर्ड सईद साहब का बयान इस तरह से एक तरफ रख देना काफी नहीं है, उस पर सोचो विचार करने की जरूरत है। मुंह फाड़ कर किसी को गद्दार कह देना ये कोई ठीक नहीं है मेरे नजदीक। अब हम आते हैं आजाद कश्मीर कन्नम एक्शन कमेटी के खिलाफ ऑपरेशन। ये लोग रावलाकोट के बाद अब जो है मुजफ्फराबाद, उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर इनकी मुठभेड़ हो गई और रेंजर्स के एक जवान की भी शहादत हुई है। अब ये मामला चल पड़ा है, बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। रियासत ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। इन्हें इनकी हर गुज़िश्ता दिनों जब इनके मुतालबात आए गुज़िश्ता चंद महीने पहले, तो हर तरह से इनको अकोमोडेट किया गया। इन्हें अपने बच्चों की तरह, लाडले बच्चों की तरह रखा गया। आटा इधर यानी कोड़ियों को वो है दूसरे पाकिस्तान की निस्बत आटा यहाँ सस्ता है। बिजली तो ऐसे समझे टके टोकरी है। और इन्हें क्या चाहिए? अब ये कहते हैं हमारे हल्फनामे से पाकिस्तान से मोहब्बत और हल्फदारी का वो अल्फाज भी निकाल दो। तो इसके बाद फिर रह क्या जाता है? जब आप लोग पाकिस्तान से नफरत का इस तरह से इजहार कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के भी कोई आपके लिए मरे नहीं जा रहे, वहां भी उतनी ही आपके लिए मोहब्बत भी होगी, नफरत भी होगी, जितनी आपके दिलों में है। और ये अब तो ये वाज़ेह हो गया है कि बैरूनी जो फंडेड है, ये कालादम एक्शन कमेटी जो है, इसको फंड कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। क्योंकि इंडिया को जानता है कि पूरी दुनिया में वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बदनाम है और थू थू हो रही है उस पर। तो उसने एक ड्रामा रचाने के लिए कि जब हमारे से तवज्जो हटेगी, जब आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में हालात खराब होंगे आजाद कश्मीर के, तो हमारी तरफ से दुनिया की नजर हट जाएगी। यही लेकिन ये होना नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये अगले चंद घंटे बहुत अहम है, जिसमें अगर ये मुजफ्फराबाद पहुंच गए और ये जो आइंदा इलेक्शन है, आम इंतखाबात है आज़ाद कश्मीर के, वो अगर ये मनसूख कराने में ये बहुत ज़्यादा इनको कामयाबी हुई, तो फिर तो और लिखी जाएगी तारीख। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये होना नहीं है। रियासत ने ठान लिया है कि बस एनफ इज एनफ, इनको बहुत पैम्पर करके देख लिया, अब इनके साथ मजीद रू रियायत नहीं हो सकती। क्योंकि ये लोग, इन्होंने खुद वो कहते हैं ना, दे आस्क फॉर इट, आ बैल मुझे मार, इन्होंने खुद हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पर। तो उसका अब नतीजा और खमियाजा भुगतने के लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। ये बात हर किसी को पल्ले से बांध लेनी चाहिए। अब आते हैं अलीमा डार। इस हफ्ते मंगल को वो अडियाला जेल नहीं गई, बल्कि वो चतराल में थी और अपने अहले खाना के साथ, पोते पोतियों के साथ, कहा गया कि वो उनके साथ मसरूफ हैं। उन्होंने अब अडियाला जेल वो जाना भी, आगे उन्होंने लायामल का ऐलान किया कि मैं अब अडियाला जेल नहीं जाया करूंगी। हालांकि इमरान खान साहब की दोनों बहनें इस दफा पहुंची हैं। अब अलीमा खानम साहिबा ने ये कहा है कि मैं लीड करूंगी और उसी तरह लीड करूंगी जैसे गंडापुर और बुशरा बेगम ने एहतजाज लीड किया था और डी चौक और इस्लामाबाद की तरफ जाने। देखते हैं कि ये, लेकिन ये होना नहीं है। और जो सजाएं हैं अब तो वो सर पर ये लटकी हुई है ना। और अलीमा खान ने खुद भी अपने एक बयान में कहा है कि कच्चे धागे के साथ लटकी तलवार की तरह मुकदमात ना मेरे सर पर लटकाएं, मुझे सजाएं सुनाएं। और कभी इम्कान है कि उन्हें सजा
सुना दी जाएगी। उसके बाद कौन लीड करेगा इस सारी तहरीक को, पीटीआई की, वो कोई भी मंजर आम पर नहीं नजर आता। और अब भी इसका बहुत कम इम्कानात हैं, बहुत मादूम है इम्कानात कि कोई इस तरह की तहरीक चले और फिर एक काफिला जाए इस्लामाबाद की अलगार करने और टी चौक पर धरना देने। उसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इसलिए अभी एक सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए। और पीटीआई का, इमरान खान साहब का ठीक फैसला है, उन्होंने अचकजई साहब को जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, उसमें एक सियासी हिकमत अमली नजर आती है। और पीटीआई वालों को चाहिए कि अगर उनके लीडर ने महमूद अचकजई साहब को बना ही दिया लीडर ऑफ अपोजिशन, तो फिर उन्हें ताने देने की बजाय, ये ताने देने के आप हमारी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये कलमात अदा करने की बजाय उनकी सियासी बसीरत पर तकिया करना चाहिए और उनकी सियासी जो हिकमत अमली है उस पर अमल पैरा होके अपने लीडर के खिलाफ मुकदमात में नरमी हासिल करनी चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो हमेशा जेल में नहीं रह सकते। उन्होंने, इमरान खान साहब ने जेल से बाहर आना है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरह उन्होंने जवां-मर्दी से और बहुत ही इस्तकामत से जेल काटी है, वो भी इमरान खान साहब का ही खासा है। अब अगली खबर ये है कि पीटीआई का कायमा कमेटियों में वापस आने का इंदिया। ओ भाई, ये जो जमहूरियत है ना, ये जमहूरियत असम्बलियों का नाम नहीं है, सेनेट और कौमी असम्बली। ये असल में जमहूरियत पनपती फलती फूलती कायमा कमेटियों की वजह से है। कायमा कमेटियों में जब अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है तो हुकूमतों के दांतों तले पसीना आ जाता है, उन्हें नाको चने चबवा देती है अपोजिशन। वो एक एक पाई की, अवाम की और रियासत की एक एक पाई की मुहाफिज होती है अपोजिशन, और इन्होंने यही किया कायमा कमेटियों से। वो और जिस तरह फिर हुकूमती अरकान ने और वजीरों ने खुल के खेला और ऐसे ऐसे शर्मनाक उन्होंने कायमा कमेटियों से अपने बिल पास करवा लिए और मार धाड़ की जिसका कोई जवाब नहीं। ये मुल्क और कौम को बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने जो कायमा कमेटी है उसमें अपोजिशन के इस्तीफे पीटीआई वालों के मंजूर नहीं किए। और 2014 में भी जब पीटीआई धरने पर थी तो उस वक्त भी उन्होंने ये किया था। अगर ये बदनीयती होती स्पीकर की या हुकूमत की तो वो स्पीकर पर दबाव डाल के इनके इस्तीफे फौरन मंजूर करवा लेते। तो इसलिए अगर इन्होंने नहीं किया तो ये बहुत बड़ी बात है और इस मौके को अवेल करना चाहिए। दोबारा आकर अपना जमहूरी जैसा भी है भला बुरा निजाम, इसमें अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि हुकूमत को खुल खेलने का मौका ना मिले। आखिर में बैरिस्टर गौहर का एक अहम बयान है और ये बयान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के इंतहाई दुख देने वाले बयान। मैं तो उसके अल्फाज भी दोहरा नहीं सकता कि जिस तरह से उन्होंने जज्बा शहादत की नफी की है और शहीदों को, उनके अहले खाना को जिससे तकलीफ हुई है, वो अल्फाज ना ही दोहराएं तो बेहतर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की शोहदा से मुताल्लिक गुफ्तगू नामुनासिब है। तनख्वाह तो क्या, सारी दुनिया के खजाने भी शोहदा की कुर्बानी का नेमुल बदल नहीं है। ये है कोजे में दरिया बंद कर देना। मौलाना साहब, अगर आप कहते हैं कि हमारे टैक्स से उनकी तनख्वाहें जाती हैं तो आप उस टैक्स की बात ना करें जो आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से तनख्वाह लेते थे या जो अब एक एमएनए की हैसियत से आप तनख्वाह ले रहे हैं। उस तनख्वाह वो तो कटनी है।
असल में तो वो असासे बताएं कि आपके ज़राए आमदनी से आपके असासे ज़्यादा कैसे हैं, उस पर आप कितना टैक्स देते हैं। मुझे लगता है कि रियासत अब इस बात पर तुल जाएगी और उनसे हिसाब लेगी कि भैया इधर आए मौलाना साहब और हमें बताएं कि आपने फलां फलां आप तो मियाँ बीवी बच्चों समेत पूरे खानदान समेत आप हुकूमत में रहे हैं, और जब आपके रिश्तेदार हुकूमत में नहीं थे उस वक्त उनके असासों की क्या कैफियत थी और उसके बाद उनके असासे क्या थे। ये फर्क और ये फासला ये देखने की जरूरत है। अब आखिर में जो शोहदा के बारे में कुरान करीम फरमाता है वो सुन लें। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मरे हुए ना समझना, वो मरे हुए नहीं बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है वो उसमें खुश हैं।